हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू चैनल इकोनॉमिक्स अड्डा। बच्चों, आपका स्वागत है इस चैनल में। बच्चों, आज मैं जो चैप्टर लेकर आया हूँ आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक लेकर आया हूँ, क्योंकि काफ़ी बच्चों की डिमांड थी कि मुझे ये वाला चैप्टर सर नहीं आ रहा है, मुझे रिवाइज करा दीजिए। मैं चैप्टर लेकर आया हूँ, बैलेंस ऑफ पेमेंट लेकर आया हूँ मैक्रो का। इसके अंदर हम 2 चैप्टर कवर करेंगे संदीप गर्ग की बुक के हिसाब से। तो 2 चैप्टर कौन से हैं हमारे, एक मिनट में बता रहा हूँ। जो हमारे 2 चैप्टर है वो है फॉरेन एक्सचेंज रेट और बैलेंस ऑफ पेमेंट। तो फटाफट से हम बिल्कुल देरी ना करके इस पूरे चैप्टर को बिल्कुल ख़त्म करते हैं और तेज़ी से मैं आपको बिल्कुल इस पूरे चैप्टर की एक एक चीज़ मैं आपको बता देता हूँ। तो फटाफट से जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर ले, बेल आइकन दबा दे। जैसे मैं आपको इसमें सारी एमसीक्यू पैटर्न से लेकर और सारे शॉर्टकट नोट्स के ट्रिक्स भी दे दूँगा। बेटा थोड़ा सा हम करते हैं, चैप्टर नंबर 11 को शुरू करते हैं। मेरे साथ साथ देखिए, और लिखना चाहे तो कॉपी में भी लिख सकते हैं। ठीक है बेटा, चलो शुरू करते हैं। देखो बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है, तो मैं लिख रहा हूँ बेटा फॉरेन एक्सचेंज रेट होता क्या है। बेटा पहले कुछ बेसिक टर्म्स बताऊंगा, शॉर्टकट तरीके से आप देख लेना। देखो बेटा, फॉरेन एक्सचेंज रेट का मतलब क्या होता है। अब जैसे मान लो $1 इज इक्वल टू 70 रुपीज़। तो मतलब कि अमेरिका की जो डॉलर है, अमेरिका का जो डॉलर है वो इंडिया के 70 रुपये के बराबर है। जो अमेरिका का डॉलर है वो इंडिया के 70 रुपये के बराबर है। तो इस चीज़ को बताना कि एक कंट्री की करेंसी को हम रिलेट करें दूसरी कंट्री की करेंसी से, दैट इज नोन एज फॉरेन एक्सचेंज रेट। तो ये लिख सकते हैं बेटा, लिखिए मेरे साथ साथ, इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी। ये प्राइस होता है वन करेंसी का इन टर्म्स ऑफ अनदर, इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी। ठीक है, इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी इन टर्म्स ऑफ अनदर करेंसी इज कॉल्ड फॉरेन एक्सचेंज रेट। ठीक है बेटा, इस चीज को आप लिख सकते हो। ऐसे एग्जांपल मैं ले रहा हूँ, जैसे ऑल कंट्री हैव देयर ओन करेंसीज, हर कंट्री का अलग अलग खुद की करेंसी होती है, विच इज रीडली बी एक्सेप्टेबल। हम लोग उसको एक्सेप्ट करते हैं विद इन द रिस्पेक्टिव टेरिटरीज, सबकी रिस्पेक्टिव टेरिटरीज में उसको एक्सेप्ट करते हैं। ठीक है, तो यही चीज मैंने बताई है, इट इज द प्राइस ऑफ वन करेंसी विद रिस्पेक्ट टू अनदर करेंसी। लाइक इंडिया में क्या चीज को एक्सेप्ट किया जाता है, रुपी को। डॉलर अमेरिका में यूज होता है, और इंग्लैंड में क्या यूज होता है, पाउंड यूज होता है। तो हर करेंसी अलग अलग जगह यूज करता है। अगर मैं ये 70 रुपये लेके अमेरिका चले जाऊं तो ये नॉट एक्सेप्टेबल होगा, डॉलर लेके इंडिया में हो जाओ नॉट एक्सेप्टेबल होगा। तो ऐसे नहीं होता है। ठीक है बेटा, इस चीज को देखा जाता है कहीं ना कहीं। ठीक है, तो व्हाट इज फॉरेन एक्सचेंज रेट मैंने आपको बता दिया। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है बेटा। अब फॉरेन एक्सचेंज मार्केट क्या होता है, जहां पर नेशनल करेंसीज ट्रेडेड होती है एक दूसरे के साथ। ठीक है, तो फॉरेन एक्सचेंज मार्केट होता क्या है, इट इज द मार्केट, इट इज द मार्केट वेयर द नेशनल करेंसीज, जो हमारी नेशनल करेंसीज होती है वो क्या होती है, आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर, आर ट्रेडेड फॉर वन अनदर। वो एक दूसरे से क्या करी जाती है, ट्रेड की जाती है। ठीक है ना। इसके 3 फंक्शन होते हैं, मैं तीनों फंक्शन के बारे में बता रहा हूं। सबसे पहला फंक्शन होता है ट्रांसफर फंक्शन, दूसरा फंक्शन होता है हमारा क्रेडिट फंक्शन, तीसरा फंक्शन हमारा था हेडिंग फंक्शन। ठीक है, इसी के 3 फंक्शन हमारे। जो ट्रांसफर फंक्शन होता है वो क्या होता है, ये ट्रांसफरिंग द परचेजिंग पावर बिटवीन 2 नेशन। ये करता है, ये ट्रांसफरिंग करता है परचेजिंग पावर, 2 कंट्री की जो परचेजिंग पावर होती है उसको ट्रांसफर करता है 2 नेशंस की। ठीक है, इसके ट्रांसफर फंक्शन होता है। जैसे मैंने क्या करा, $1 70 रुपये का था, तो हम अगर कोई भी चीज़ खरीदते हैं, अगर वो $10 की है तो $10 हमें 700 रुपये देने पड़ेंगे, तो हमें वो चीज़ मिल जाएगी। तो यही परचेजिंग पावर का होता है। ठीक है, एक होता है क्रेडिट फंक्शन। तो क्रेडिट फंक्शन क्या होता है, प्रोवाइडिंग क्रेडिट चैनल्स। ये क्रेडिट चैनल्स प्रोवाइड कराता है, किसके थ्रू, प्रोवाइडिंग क्रेडिट चैनल्स फॉर द फॉरेन ट्रेड, फॉरेन ट्रेड के लिए। अगर हम कोई भी क्रेडिट चैनल्स देता है कि उधार का थोड़ा सिस्टम होता है फॉरेन ट्रेड के लिए। ठीक है, क्रेडिट चैनल्स देता है। अब है हेडिंग फंक्शन, ये क्या करता है कि प्रोटेक्ट करता है डोमेस्टिक करेंसी को अरेंज फॉरेन एक्सचेंज के रिस्क के साथ। ये प्रोटेक्ट करता है किसको, हमारे रुपीस को प्रोटेक्ट करता है, मतलब डोमेस्टिक करेंसी को प्रोटेक्ट करता है, किससे, डॉलर से प्रोटेक्ट करता है। ठीक है, तो ये 3 हमारे फंक्शन है जिसके बारे में मैंने आपको बता दिया है। चलो हम आगे चलते हैं। देखो आगे हम पढ़ेंगे, एक छोटा सा हम लोग ट्रिक देखेंगे, उस ट्रिक के हिसाब से हम आगे कुछ क्वेश्चंस को देखेंगे। ठीक है, इस ट्रिक को बहुत जरूरी समझना, इसमें काफी सारे एमसीक्यूज मैं आपके कवर करा दूंगा। देखो अब
इसमें कुछ सिस्टम है, हमें ये समझना है, ठीक है ना। एक एग्जांपल के थ्रू समझा रहा हूं। देखो हमारी जो एक होता है करेंसी एप्रिसिएशन, एक होता है डेप्रिसिएशन। ये सब मैं समझाऊंगा अभी। करेंसी एप्रिसिएशन, करेंसी डेप्रिसिएशन, एक होता है करेंसी रिवैल्यूएशन, एक होता है करेंसी, ये ई है बेटा, एक होता है करेंसी डिवैल्यूएशन। ठीक है, दोनों में फर्क क्या होता है? जो करेंसी रिवैल्यूएशन डिवैल्यूएशन होता है ये आरबीआई के थ्रू होता है या फिर सेंट्रल अथॉरिटी के थ्रू होता है। या तो इंडिया में आरबीआई करती है या फिर अगर बात की जाए हर कंट्री की सेंट्रल अथॉरिटीज करती है। और ये जो एक बार इन्होंने कमिटमेंट कर दी फिर ये किसी की नहीं सुनते, फिक्स्ड होता है। और ये कौन करता है? मार्केट करता है। बस यही दोनों में डिफरेंस है कि ये जो एप्रिसिएशन डेप्रिसिएशन होता है ये मार्केट में होता है, अपने आप ही हो जाता है। ये जो गवर्नमेंट फिक्स कर देती है इसको कोई चेंज नहीं कर सकता। ठीक है, अब इन दोनों के कॉन्सेप्ट को समझेंगे, बहुत ही आसान है और देखते हैं इसको बेटा। ठीक है, तो जितने भी मेरे 12th क्लास के बच्चे हैं बिल्कुल ध्यान से समझना, ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है और बहुत ईजी भी है, तो इसको मैं बिल्कुल आराम से समझाऊंगा। देखो $1 40 का था, ये $1 क्या हो गया? 50 का हो गया। सेम सिचुएशन, $1 40 का था, $1 50 का हो गया। दोनों केस समझाऊंगा। देखो यहां पर क्या हो गया, जो हमारा रुपीज है, यहां पर डॉलर है, वो क्या हो गया है? जो चीज हमें 40 में मिल रही थी अब वो कितने में मिल रही है? 50 में मिल रही है। तो डॉलर क्या हो गया? स्ट्रॉन्ग हो गया। स्ट्रॉन्ग मतलब डॉलर क्या हो गया? कॉस्टली हो गया। अगर डॉलर कॉस्टली हो गया तो रुपीज क्या हो गया? मेरा चीप हो गया। सिंपल सी बात है। तो रुपीज मेरा रो रहा है, रुपीज की आंखों से आंसू निकल रहे हैं, वो रो रहा है। और जो हमारा डॉलर है वो क्या है? खुश है। तो मतलब क्या सिंपल सी बात है, दोनों केस में क्या है? जो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या है वो इंक्रीज हो रहा है। दोनों ही केस में एक ही केस है, 40 से 50 हो रहा है, 40 से 50 हो रहा है। एक में डॉलर की बात कर रहे हैं, एक में रुपीस की बात कर रहे हैं। तो फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है? हमारा कॉस्टली हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो जो हमारे क्या हो जाएंगे? तो अगर जब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है हमारा, क्या हो रहा है इसमें? कॉस्टली हो रहा है, तो फॉरेन गुड्स क्या होंगे हमारे? फॉरेन गुड्स भी क्या हो जाएंगे हमारे? कॉस्टली हो जाएंगे। और यहाँ पर डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएंगे हमारे? डोमेस्टिक गुड्स चीपर हो जाएंगे। सिंपल सी बात है, जब डोमेस्टिक गुड्स चीपर हो रहे हैं तो हम क्या सोचेंगे? जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट को हम बाहर इंक्रीज करें। ठीक है, जितना हो सके उतना एक्सपोर्ट को इंक्रीज करेंगे बाहर। और यहाँ पर क्या सोचेंगे? जब फॉरेन गुड्स हमारे कॉस्टली हो रहे हैं, सिंपल सी बात है, हम क्या अपनी कंट्री में गुड्स को इंपोर्ट करेंगे? बिल्कुल इंपोर्ट नहीं करेंगे। महंगी सामान क्यों इंपोर्ट करें? हम इंपोर्ट को डिक्रीज कर देंगे। जैसे इंपोर्ट को डिक्रीज करेंगे तो डिमांड ऑफ डॉलर क्या हो जाएगी हमारे पास? डिमांड ऑफ डॉलर डिक्रीज हो जाएगी। और यहाँ पर सप्लाई ऑफ डॉलर क्या हो जाएगी? इंक्रीज हो जाएगी। सिंपल सा लॉजिक है। अगर जब फॉरेन गुड्स कॉस्टली हो रहे हैं तो हमारी कंट्री में तो हम लेकर ही नहीं आएंगे, तो डिमांड ऑफ डॉलर ऑटोमेटिकली गिर जाएगी। सिंपल, डिमांड ऑफ डॉलर गिरेगी क्योंकि वो नेगेटिवली स्लोप है। अब इसको डायग्राम में बना के देख लेते हैं। जैसे ही मैं डायग्राम में बनाता हूँ, ये देखो ये डिमांड हो गया, ये फॉरेन एक्सचेंज रेट है, ये क्वांटिटी ऑफ डॉलर है, ये वाला यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट है वाई एक्सिस। ठीक है, जैसे ही फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, ऑटोमेटिकली क्या हो रहा है? क्वांटिटी ऑफ डॉलर कम हो रहा है। मतलब एक फॉरेन एक्सचेंज रेट के बढ़ने से डिमांड हमारी कम हो रही है। अगर हम यहाँ पर बात करें सप्लाई की, सेम क्वांटिटी ऑफ डॉलर है, यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट है। जैसे हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो हमारी सप्लाई भी बढ़ रही है कहीं ना कहीं। तो ये बात मैंने बताई है। ठीक है, मतलब दोनों ही केस सेम है। एक में हम डॉलर की बात कर रहे हैं, एक में हम रुपीस की बात कर रहे हैं। जब रुपीस की बात करेंगे तो उसका रिलेशन इसके साथ होता है, जब डॉलर की बात करेंगे उसका रिलेशन इंपोर्ट के साथ होता है। तो काफी सारे एमसीक्यू बनते हैं इसके अंदर कि व्हाट विल हैपन टू फॉरेन एक्सचेंज रेट, व्हेन फॉरेन गुड्स बिकम कॉस्टली। फॉरेन गुड कॉस्टली होते हैं तो फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीज होता है। व्हाट विल हैपन टू इंपोर्ट व्हेन फॉरेन एक्सचेंज रेट इंक्रीजेस, इंपोर्ट डिक्रीज होता है। व्हाट विल हैपन टू डॉलर when foreign exchange rate increases, for dollar become costly. What will happen to rupees when foreign exchange rate increases? Rupees will cheaper. तो कितने सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं। तो आप अपने कॉन्सेप्ट पे फोकस करो, ऑटोमेटिकली तुम्हारे एमसीक्यू बिल्कुल ठीक हो जाएंगे। ठीक है बेटा, अब इस चीज को देखना, यहाँ पर क्या होता है हमारा इनवर्सली रिलेटेड है, इनवर्स रिलेशन। यहाँ पर कौन सा रिलेशन? डायरेक्ट रिलेशन। कैसे पता लगा? देखो यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है और हमारा डिमांड क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, इंपोर्ट डिक्रीज हो रहा है। यहाँ पर फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो रहा है, सप्लाई इंक्रीज हो रही है। तो कहीं ना कहीं दोनों इंटर रिलेटेड है। अब इसका उल्टा केस करते हैं। तो सर आपने ये नहीं बताया कि ये दो केस है, ठीक है,
तो अब इन दोनों केस को थोड़ा इलेबरेट और अच्छी तरीके से करेंगे, पहले दो केस को समझ लो, ठीक है। अब इन दोनों केस को हम बोलेंगे क्या, अगर हमारे जो डॉलर हो रहा है, $1 40 से 50 जा रहा है, तो वो क्या हो रहा है, तो हमारा डॉलर क्या हो रहा है, कॉस्टली हो रहा है, और रुपीस क्या हो रहा है, हमारा चीपर हो रहा है। तो हमारी जो होम करेंसी है, हमारी जो होम करेंसी है वो क्या हो रही है, सिंपल सी बात है, वीक हो रही है। तो इसको क्या बोलेंगे, करेंसी डेप्रिशिएशन, करेंसी डेप्रिशिएशन, या फिर बोल सकते हैं करेंसी डिवैल्यूएशन, डिवैल्यूएशन। पर करेंसी डेप्रिशिएशन का मतलब क्या होता है, प्राइस ऑफ होम करेंसी डिक्रीजेस विद रिस्पेक्ट टू फॉरेन करेंसी इज कॉल्ड करेंसी डेप्रिशिएशन। और डिवैल्यूएशन ये होता है सेंट्रल अथॉरिटी के द्वारा, दोनों का डेफिनेशन बिल्कुल सेम है, और ये होता है विद द फोर्सेस ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई, ठीक है बच्चों। तो ये दो एक चीज का फर्क है, इस चीज को नोट कर लेना। तो ये पूरा कंप्लीट हो गया है, आप चेक कर सकते हैं अपनी बुक में भी, सारे एमसीक्यू आपको समझ आ जाएंगे। जब भी सेंट्रल अथॉरिटी की बात होगी तो करेंसी डिवैल्यूएशन, जब भी मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई की बात होगी तो करेंसी डेप्रिशिएशन, ठीक है। कौन से केस में, जब 40 से 50 होगा। अब हम इसका उल्टा केस करते हैं। अगर हमारा $1 40 से $1 30 हो जाए, सेम केस, $1 40 से $1 30 हो जाए, तो यहां पर क्या हो रहा है, डॉलर क्या हो रहा है, चीपर, यहां पर रुपीस क्या हो रहा है, कॉस्टली। तो यहां पर फॉरेन गुड्स क्या हो जाएंगे, चीप, यहां पर डोमेस्टिक गुड्स क्या हो जाएंगे, कॉस्टली। ठीक है, यहां पर हम इंपोर्ट को क्या कर देंगे, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट क्या हो रहा है, इसमें गिर रहा है, तो इंपोर्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज। जैसे इंपोर्ट इंक्रीज होगा, डिमांड ऑफ डॉलर क्या हो जाएगी, इंक्रीज हो जाएगा। ये भी इन्वर्सली रिलेटेड है, ठीक है। देख लो, फॉरेन एक्सचेंज रेट अगर गिरता है तो क्वांटिटी बढ़ती है, ये मैंने डायग्राम में दिखा दिया, ठीक है। और सिमिलरली क्या होगा, यहाँ पर एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, अगर हमारे गुड्स कोई खरीदेगा नहीं, एक्सपोर्ट डिक्रीज हो जाएगा, जिससे सप्लाई ऑफ डॉलर भी क्या हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी। जैसे ही मैंने एक्सपोर्ट को क्या करा, फॉरेन एक्सचेंज रेट कम कर दिया, तो मेरी क्वांटिटी ऑटोमेटिकली कम हो गई, ठीक है। ये उल्टे केस है, इसमें भी सेम क्या होगा, हमारी करेंसी की वैल्यू बढ़ रही है, होम करेंसी बढ़ रही है, डोमेस्टिक और फॉरेन करेंसी क्या हो रही है, कम हो रही है। तो इसमें क्या हो रहा है, करेंसी एप्रिशिएशन, ठीक है, करेंसी एप्रिशिएशन और करेंसी रिवैल्यूएशन। रिवैल्यूएशन में सेम सेंट्रल अथॉरिटी, और एप्रिशिएशन में कौन, मार्केट फोर्स ऑफ डिमांड एंड सप्लाई। ये हमारे 4 केस हो गए हैं, ठीक है। तो इसमें काफी सारे एमसीक्यूज बन सकते हैं, आप बिल्कुल ध्यान से समझना सारे बच्चों। मैं जितने मैं बच्चे पढ़ाता हूं और जितने बच्चे देख रहे हैं इस वीडियो को, बिल्कुल ध्यान से समझना। इन कॉन्सेप्ट्स को करोगे ना तो आपके एमसीक्यूज काफी सारे कवर होते हैं, इसके अंदर काफी सारे एमसीक्यूज कवर होते हैं। तो हमने कौन कौन से टॉपिक कर लिया इसके अंदर, करेंसी एप्रिशिएशन कर लिया, करेंसी डेप्रिशिएशन कर लिया, ये हमने सारे कर लिए, ठीक है। तो अब इसके बारे में जितनी केस स्टडीज आएगी आप इसको देख सकते हो और समझ सकते हो, ठीक है बेटा। तो अब हम करते हैं कुछ जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, और हमारे चैप्टर में टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट को हमें पढ़ना है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, उस चीज को मैं करवाता हूं। देखो बेटा, देखो सबसे पहला टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट। अब इस टाइप्स को समझते हैं। अब देखना आपकी स्क्रीन में एक पूरा बना आ रहा है, एक नोट्स बने आ रहे हैं, उस नोट्स को देखना बेटा आप, टाइप्स ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट को। सबसे पहला लिखा आ रहा है आपका फिक्स एक्सचेंज रेट, ठीक है बेटा। जैसे ही आपका फिक्स एक्सचेंज लिखा आ रहा है, उसमें देखना लिखा आ रहा होगा पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम। फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, पेग्ड एक्सचेंज रेट सिस्टम भी बोलते हैं। और दूसरा है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम का दूसरा नाम क्या है, फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट सिस्टम। तीसरा है हमारा मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम। तीनों के बारे में एक्सप्लेन करता हूं एक एक करके। तो सबसे पहला हमारा क्या है, फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम। तो फिक्स एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर करता है एक ऐसे सिस्टम को जहां पर क्या होता है, हमारा एक्सचेंज रेट फॉर अ करेंसी फिक्स्ड बाय द गवर्नमेंट। जो हमारा फिक्स एक्सचेंज रेट होता है वो कौन फिक्स करता है, हमारी गवर्नमेंट फिक्स करती है, ठीक है बेटा। तो बेसिक पर्पस क्या होता है, देखो एक चीज को समझना, इस चीज को बिल्कुल ध्यान से समझना, मैं आपको एक एक चीज इसमें समझा रहा हूं। देखो बेटा, नोट्स तो आपके सामने आ ही रहे हैं, पर उसके बाद एक चीजें भी नोटिस कर लेना। अगर जैसे मान लो हम कोई बिजनेस करते हैं, सपोज अगर मान लो 1 किलो लोहा
कि जो प्राइस है 70 रुपये, मान के चलो 1 किलो लोहे की प्राइस की वैल्यू 70 रुपये एग्जाम्पल, ठीक है। तो अगर मान लो इस फिक्स एक्सचेंज में हमें बेनिफिट क्या मिलेगा, अगर फ्यूचर में कभी प्राइस बढ़ते हैं या घटते हैं। अगर प्राइस घटते हैं तो कस्टमर रोएगा, कस्टमर रोता है, कहता है यार मुझे नुकसान हो गया, ठीक है ना, नुकसान हो गया भाई मुझे। अगर प्राइस बढ़ते हैं तो कस्टमर कहता है मुझे फायदा हो गया, ठीक है। किस केस में, बिल्डिंग बनाने के केस में। अगर बिल्डर अगर कॉन्ट्रैक्ट करता है फिक्स एक्सचेंज रेट के अकॉर्डिंग, तो फिक्स इसमें बेनिफिट किसका होता है, किसी का नहीं होता, सिचुएशन के हिसाब से होता है। अगर लोहे का प्राइस गिर गया तो भाई 70 से अगर 60 हो गया तो कस्टमर को नुकसान, 70 से 80 हो गया तो भी बिल्डर को नुकसान। तो इस सिचुएशंस को देखा जाता है बेटा, ठीक है। तो बेसिक पर्पस होता है इस सिस्टम का कि भी स्टेबिलिटी को लेकर आना। दूसरा क्या होता है, गवर्नमेंट क्या करती है, जैसे नोट्स में देख पा रहे हो सेकंड पॉइंट, गवर्नमेंट अचीव करती है स्टेबिलिटी टू बाय फॉरेन करेंसी व्हेन फॉरेन करेंसी बिकम वीकर। जब हमारी फॉरेन करेंसी वीकर हो जाती है तो हम क्या करते हैं, गवर्नमेंट उसको परचेज कर लेती है। जैसे ही स्ट्रांग हो जाती है गवर्नमेंट फिर उसको बेच देती है। तीसरा जो पॉइंट है, गवर्नमेंट हैज टू मेंटेन लार्ज रिजर्व। गवर्नमेंट को मेंटेन करना पड़ता है लार्ज फॉरेन करेंसी का रिजर्व, क्योंकि इससे क्या होता है, एक्सचेंज रेट को हम फिक्स कर पाते हैं। इस सिस्टम के अकॉर्डिंग हम लोग क्या करते हैं, हर कंट्रीज की वैल्यू को फिक्स करते हैं इन टर्म्स ऑफ सम एक्सटर्नल स्टैंडर्ड। देखो हर कंट्रीज से हर कंट्रीज का लिंक होता है, तो हम कुछ ना कुछ वैल्यूज को फिक्स करते हैं एक्सटर्नल स्टैंडर्ड के थ्रू। ये क्या होता है, एक्सटर्नल स्टैंडर्ड गोल्ड हो सकते हैं, सिल्वर हो सकते हैं, अदर प्रीशियस मेटल्स हो सकते हैं, अनदर करेंसीज और उनके इंटरनेशनल एग्रीड यूनिट ऑफ अकाउंट भी हो सकते हैं, ठीक है बेटा। तो जब डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू टाई हो जाती है अनदर करेंसी से, जब हमारी डोमेस्टिक करेंसी की वैल्यू अनदर करेंसी से टाई हो जाती है, उसको हम बोलते हैं पैगिंग, ठीक है बेटा, PEGGING। व्हेन द करेंसी इन फिक्स्ड, अगर करेंसी की वैल्यू फिक्स्ड हो जाती है, इक्वल हो जाती है, फिक्स कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। अगर हम किसी करेंसी की वैल्यू को फिक्स कर देते हैं इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, उसको बोलते हैं पैरिटी वैल्यू। क्या बोलते हैं बेटा, पैरिटी वैल्यू, ठीक है बेटा। समझ आ गया बेटा। तो कहीं ना कहीं इस चीज को समझना बेटा, ठीक है। अब मैं आपको कुछ चीजें बता रहा हूं, उस पर बिल्कुल ध्यान देना, ठीक है। देखो गोल्ड स्टैंडर्ड एंड ब्रेटन वुड सिस्टम क्या होता है बेटा। देखो गोल्ड स्टैंडर्ड को समझते हैं। पहले क्या होता था बेटा, जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड है, आपके सामने लिख रहा हूं मैं, गोल्ड स्टैंडर्ड, जो हमारा गोल्ड स्टैंडर्ड होता था 1870 में आया था और 1940 में आया था ये, ठीक है। इसमें क्या होता था, एक्सटर्नल वैल्यू ऑफ ऑल करेंसीज वर मेंटेन्ड बाय फिक्सिंग देयर प्राइस इन टर्म्स ऑफ गोल्ड। हम क्या करते थे, जितनी भी एक्सटर्नल वैल्यूज होती थी, जितनी भी एक्सटर्नल वैल्यूज होती थी ऑफ ऑल करेंसीज, सारी करेंसीज ऑफ ऑल करेंसीज वर मेंटेन्ड, उनको क्या करा जाता था, मेंटेन करा जाता था बाय फिक्सिंग देयर प्राइस, फिक्स करा जाता था बाय फिक्सिंग देयर प्राइजेस, किसके टर्म्स में, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड में, इन टर्म्स ऑफ गोल्ड, गोल्ड की टर्म्स में फिक्स किया जाता था। तो सेंट्रल बैंक ऑफ ईच कंट्री, हर कंट्री का सेंट्रल बैंक क्या करता था, रेडी टू बाय एंड सेल अनलिमिटेड क्वांटिटीज ऑफ गोल्ड एट अ फिक्स प्राइस इन देयर ओन करेंसी। तो क्या करते थे, हर कंट्री का जो सेंट्रल बैंक होता था, दे आर रेडी, वो रेडी होते थे क्या करने के लिए, बाय एंड सेल करने के लिए, किसको, अपनी गोल्ड्स को। और हर कंट्री के लोग क्या करते, हर कंट्रीज के जो सेंट्रल जो अथॉरिटीज होती थी वो क्या करती थी, परचेज और सेल कर सकती थी। समझ आ गया बेटा। इस चीज को हम बोलते हैं गोल्ड स्टैंडर्ड, ठीक है बेटा। यही चीज मुझे बतानी थी आपको, ठीक है। और हम चलते हैं ब्रेटन वुड सिस्टम में। ब्रेटन वुड सिस्टम क्या होता है, ब्रेटन वुड स्टैंडर्ड, सॉरी, ब्रेटन वुड जो स्टैंडर्ड था हमारा, ये हमारा लॉन्च हुआ था 1944 से लेकर 1971 तक। इसमें क्या हुआ था, गोल्ड को रिप्लेस किया गया था, हमने गोल्ड को रिप्लेस कर दिया था किसके द्वारा, यूएस डॉलर के द्वारा। गोल्ड वाज रिप्लेस बाय यूएस डॉलर के द्वारा हमने रिप्लेस कर दिया था एज द कोर ऑफ सिस्टम। इसका सिस्टम का कोर था कि अगर हम इसमें क्या होगा, ऑल द करेंसीज वर पेग्ड और रिलेटेड टू यूएस डॉलर। हमने क्या करा, जितनी भी करेंसीज थी उसको रिलेट कर दिया किसके साथ, गोल्ड के बदले यूएस डॉलर के साथ हमने रिलेट करना शुरू कर दिया। दिस सिस्टम गेव बर्थ टू इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड। ये सिस्टम किसने दिया था, आईएमएफ ने दिया था, इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने, एज द सेंट्रल इंस्टीट्यूशन इन द इंटरनल मॉनेटरी सिस्टम। ये कौन थे, सेंट्रल इंस्टीट्यूशंस थे हमारे किसमें, पैसों के मामले में, ठीक है। इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में, आईएमएस में, इंटरनेशनल मॉनेटरी सिस्टम में कौन थे, हमारे सेंट्रल इंस्टीट्यूशन थे। तो इन्होंने जैसे हमें बोला ब्रिटेन वुड सिस्टम में हमें क्या करना है, गोल्ड को रिप्लेस करना है डॉलर के द्वारा। ये दो बातें मुझे बतानी थी, इसलिए मैंने आपको बताया, ठीक है बेटा। अगला जो हमारा पॉइंट है वो है हमारा फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट। अब फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट क्या होता है, ठीक है।
इसको हम समझते हैं। देखो बेटा, जैसे आपकी स्क्रीन में एक नोट्स बना आ रहा है फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट के बारे में। फ्लेक्सिबल एक्सचेंज रेट सिस्टम रेफर टू ए सिस्टम, इसमें क्या होता है, जो भी एक्सचेंज रेट होता है ये डिटरमाइंड होता है बाय द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई ऑफ डिफरेंट कंट्रीज इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। इसको गवर्नमेंट का कोई रोल नहीं होता, मार्केट में इसको छोड़ दिया जाता है और इसमें स्पेकुलेशन होता है, थोड़ा जुआ मुआ ज्यादा खेला जाता है इस सिस्टम के अंदर। क्योंकि रीजन क्या होता है कि मार्केट में कभी अप एंड डाउन हो रहे हैं, जैसे डॉलर की वैल्यू बढ़ रही घट रही, गोल्ड की वैल्यू बढ़ रही घट रही है, इस हिसाब से देखा जाता है। ठीक है बेटा, इसको तो इसमें फर्स्ट पॉइंट जैसा आप देख पा रहे हैं, द वैल्यू ऑफ करेंसी इज अलाउड टू फ्लक्चुएट फ्रीली। ये फ्रीली फ्लक्चुएट होती है इसकी वैल्यू अकॉर्डिंग टू द डिमांड एंड सप्लाई इन द फॉरेन एक्सचेंज, जो डिमांड एंड सप्लाई होती है हमारे फॉरेन एक्सचेंज की। सेकंड पॉइंट देख सकते हो, देयर इज नो ऑफिशियल गवर्नमेंट की इंटरवेंशन नहीं होती है इसके अंदर, और इसका दूसरा नाम होता है हमारा फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। और ये जो सिस्टम होता है इसमें काफी सारे थाउजेंड ऑफ इंस्टीट्यूशन अट्रैक्ट होते हैं, और कहीं ना कहीं इसमें जो इंस्टीट्यूशन क्या होते हैं, इंस्टीट्यूशन सीकर बाय एंड सेल करते हैं करेंसीज को, जिससे वो अपने ट्रांजेक्शन कर सके फॉरेन एक्सचेंज के और प्रॉफिट कमा सके। ठीक है बेटा, ये दो हमारे पॉइंट थे। अब हम बात करते हैं मैनेज फ्लोटिंग रेट सिस्टम के अंदर। तो मैनेज फ्लोटिंग रेट क्या होता है, ट्रेडिशनली क्या होता था, इंटरनेशनल मॉनेटरी इकोनॉमिक्स जो थे फोकस करते थे कि हम फ्रेमवर्क कर सके फ्लेक्सिबल और फिक्स्ड में से कौन सा बेटर है। तो जब हमने एंड करा ब्रिटेन वुड सिस्टम को, मैनी कंट्रीज हैज अडॉप्टेड मैनेज फ्लोटिंग एक्सचेंज रेट। हमने जब ब्रिटेन वुड को भी एंड करा, यूएस डॉलर से भी कंपेयर करना बंद कर दिया, तो ये सिस्टम क्या है, ये एक ऐसा सिस्टम है जहां पर फॉरेन एक्सचेंज रेट को डिटरमाइन किया जाता है बाय द फोर्स ऑफ मार्केट डिमांड एंड सप्लाई एंड सेंट्रल बैंक इन्फ्लुएंसेस द एक्सचेंज रेट। मतलब दोनों का बैलेंस रहता है इसके अंदर। ठीक है, मार्केट भी चलेगी और सेंट्रल बैंक भी देखेगा कहीं ना कहीं थ्रू इंटरेक्शन इन द फॉरेन एक्सचेंज मार्केट। ये एक ऐसा सिस्टम था, हाइब्रिड था, ये दोनों का मिक्सचर था, फिक्स्ड का और फ्लेक्सिबल का। इस सिस्टम में क्या होता था, सेंट्रल बैंक इंटरवेन करता था फॉरेन एक्सचेंज मार्केट में कि रिस्ट्रिक्ट कर सके कि ज्यादा अगर फ्लक्चुएट होते हैं करेंसीज उसको रोके, कि लिमिट में फ्लक्चुएट हो तो समझ आता है पर हद से ज्यादा भी नहीं होना चाहिए, विद द कीप एक्सचेंज रेट क्लोज टू डिजायर्ड टारगेट वैल्यूज, कि एक लिमिटेड टारगेट वैल्यू होनी चाहिए। फॉर द सेंट्रल बैंक क्या करती थी, मेंटेन करती थी अपने पास फॉरेन एक्सचेंज टू एंश्योर द एक्सचेंज रेट स्टे विद इन द टारगेटेड वैल्यू, एक टारगेटेड वैल्यू में होता था, इसीलिए इसको बोला जाता था डर्टी फ्लोटिंग, इसीलिए इसका नाम पड़ गया डर्टी फ्लोटिंग रेट। समझ आ गया बेटा? ये जो मैंने चीजें बताई ये आपको नोट्स में जैसे दिख पा रही होगी, इसको बिल्कुल इसी तरीके से करना, सारे आपके एमसीक्यूज बिल्कुल कवर हो जाएंगे बेटा। ठीक है बेटा, आगे हम चलते हैं, कुछ मैं आपको शॉर्टकट ट्रिक्स और दूंगा तो आपको उसमें और मजा आएगा, उसको आप देखना बेटा। ठीक है बेटा, जैसा आप देख पा रहे बेटा, हमारी दो मार्केट और होती थी। हमारी दो मार्केट क्या है, पहली मार्केट हमारी स्पॉट मार्केट। देखो स्पॉट मार्केट क्या होता है बेटा, जैसा आप देख पा रहे हैं स्पॉट मार्केट, देखो बेटा स्पॉट मार्केट रेफर टू द मार्केट, इसमें क्या होता था, रिसिप्ट एंड पेमेंट आर मेड इमीडिएटली। इसमें जो भी पैसा आता था, जो भी रिसिप्ट आती थी एंड जो भी पेमेंट आती थी वो इमीडिएटली ले ली जाती थी, स्पॉट ऑन द हैंड, इमीडिएटली ऑन द स्पॉट, इमीडिएटली। ठीक है बेटा, इसीलिए इसको स्पॉट मार्केट बोला जाता था कि सेटल ट्रांजेक्शन डेली नेचर पे होता था, हाथों हाथ होता था। ठीक है, एक होती है फॉरवर्ड मार्केट, इसका उल्टा कर लो आप। फॉरवर्ड मार्केट क्या हो गया, जिसमें क्या होता था, हम सेल एंड परचेज करते थे फॉरेन करेंसी को एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे, एक स्पेसिफिक फ्यूचर डेट पे हम लोग क्या करते थे, उसको मार्केट में सेल एंड परचेज करते थे, किसको, फॉरेन करेंसीज को। तो इसीलिए इसको फॉरवर्ड मार्केट बोला जाता था। ये दो चीज में से छूट गई थी इसलिए मैंने आपको बता दिया। ठीक है बेटा, अब हम आगे चलते हैं, हमारा पार्ट 1 बिल्कुल खत्म होने के नजदीक में है, जिससे मैं आपको सारी चीजें कवर करा दूंगा बेटा। सबसे पहले हम समझेंगे कि हमारी जो चीजें हैं, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है एंड सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज होता क्या है, इस चीज को हम नोटिस करते हैं बेटा। ठीक है, और कुछ एमसीक्यूज भी करेंगे इसी पार्ट के अंदर ही। ठीक है, तो जैसा आप देख पा रहे हैं बेटा कि डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट और उसका रिलेशन क्या होता है फॉरेन एक्सचेंज रेट के साथ। देखो सबसे पहले मैं लिख रहा हूं डिमांड ऑफ फॉरेन एक्सचेंज रेट एंड इट रिलेशन, इसका रिलेशन क्या है FER के साथ, ये चीज हमें पढ़नी है। देखो सबसे पहला टू परचेज करेंगे गुड्स एंड सर्विसेज फ्रॉम अदर कंट्रीज। देखो सिंपल सी बात है, हमने परचेज करा, परचेज को हम कहीं ना कहीं इंपोर्ट भी बोल सकते हैं
जैसे ही हम लोग उनसे कुछ डिमांड कर रहे हैं, फॉरेन एक्सचेंज इज डिमांडेड टू मेक द पेमेंट फॉर इंपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम किसी कंट्री से कुछ मंगाते हैं तो ऑब्वियसली बात है हमने डिमांड करा होगा ना, तो डिमांड करा होगा तो इसका मतलब क्या है, डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज, इसका मतलब होता है आउटफ्लो, आउटफ्लो करना, किसका, मनी का आउटफ्लो करना। इसका मतलब समझ लेना, डिमांड का मतलब होता है आउटफ्लो ऑफ फॉरेन एक्सचेंज कम्स फ्रॉम दोज पीपल who need in to make payment in foreign currencies, ठीक है, जिसको हमें फॉरेन करेंसीज की फॉर्म में पेमेंट करना पड़ेगा, ठीक है। इट इज डिमांडेड बाय डोमेस्टिक रेजिडेंट फॉर द फॉलोइंग रीजन। तो ये मत समझना डिमांड का मतलब कि मेरे पास पैसा आ रहा है, ये नहीं होता, हमें आउटफ्लो करना होता है हमारी कंट्री से दूसरी कंट्री में, अगर हम कोई चीज इंपोर्ट कराते हैं फॉरेन कंट्री से, ठीक है, इस चीज का मतलब है। अब जैसे मान लो सेकंड, टूरिज्म। टूरिज्म का मतलब क्या हो गया, इसमें सिंपल सी बात को समझना कि फॉरेन एक्सचेंज इज नीडेड टू मीट द एक्सपेंडिचर इनकर्ड इन फॉरेन टूर्स। अगर हम मान लो कहीं घूमने जाते हैं तो हमारा जो पैसा, जो रुपीज होगा, कन्वर्ट होगा ना डॉलर में, तो हम जब जा रहे हैं तो ऑब्वियस सी बात है हमारा पैसा जाएगा, तो टूरिज्म की फॉर्म में भी जाएगा। या फिर टू सेंड गिफ्ट अब्रॉड, हमने क्या भेजा, टू सेंड अ गिफ्ट अब्रॉड, हमने फॉरेन कंट्री में क्या करा, कोई गिफ्ट को भेज दिया, तब भी हमारा पैसा जा रहा है फॉरेन कंट्री में। या तो हमने क्या करा, परचेज करा, क्या करा, परचेज फाइनेंशियल एसेट्स, परचेज एसेट लिख दो, कोई भी एसेट, परचेज एसेट इन फॉरेन कंट्रीज, ठीक है, हमने परचेज करा फॉरेन एसेट, ठीक है, या हमने फॉरेन करेंसी में स्पेकुलेशन करा, जुआ खेला। तो इन सब में क्या हो रहा है, इन सब में हमारे सारे पैसे कहाँ निकल रहे हैं, हमारे पैसे जा रहे हैं, कहाँ जा रहे हैं, फॉरेन कंट्रीज में हम लोग पैसे दे रहे हैं। तो इसी चीज को बोलते हैं डिमांड फॉर फॉरेन एक्सचेंज रेट। समझ आ गया बेटा। अब इसका रिलेशन क्या है वो मैं बता रहा हूं आपको। तो रीजन क्या है इसका, अभी बस समझा दे तो बेटा। देखो सिंपल सी बात समझना, जो डिमांड का रिलेशन होता है फॉरेन एक्सचेंज के साथ वो इनवर्स होता है। क्योंकि सिंपल सी बात है, जब फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ता है, अगर हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट बढ़ रहा है तो फॉरेन गुड्स कॉस्टली हो जाएंगे। जब फॉरेन गुड्स कॉस्टली हो जाएंगे तो हम अपनी कंट्री में उसको डिमांड करेंगे नहीं, डिक्लाइन कर देंगे। तो सिंपल सी बात है, जब हम डिक्लाइन कर देंगे तो हमें फॉरेन कंट्री, जब हम नहीं ले रहे तो हमें पैसा देना भी नहीं पड़ रहा होगा, डिमांड भी नहीं हो रही होगी उनकी। तो सिंपल सी बात है, इसीलिए डिमांड को नेगेटिव स्लोप बना दिया जाता है। तो ये चीजें, बेसिक सी चीजें आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो इसको लिख लेना। अगला पढ़ते हैं सप्लाई। सप्लाई का मतलब क्या हो रहा है, ऑब्वियस सी बात है, एक्सपोर्ट कर रहे हैं हम लोग तो हमें कुछ मिल रहा होगा। सप्लाई का मतलब हमारे पास क्या क्या पैसे आ रहे हैं, बिल्कुल आ रहे हैं। सप्लाई ऑफ फॉरेन एक्सचेंज, तो देख लेते हैं। इसका जो फर्स्ट पॉइंट है वो है एक्सपोर्ट ऑफ गुड्स एंड सर्विसेज। अगर हम एक्सपोर्ट करते हैं कोई भी गुड्स एंड सर्विसेज का, हमें पैसा मिलेगा डॉलर की फॉर्म में। या कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी हम लोगों ने, अगर हमने कोई फॉरेन इन्वेस्टमेंट करी तो भी हमें पैसा मिलेगा। इसका थर्ड पॉइंट क्या है, या फिर हमने कोई गिफ्ट भेजा, रिसीव गिफ्ट, हमें कोई गिफ्ट मिला, रिसीव गिफ्ट, तो भी हमें पैसा मिल रहा है। चौथा पॉइंट क्या हो गया, स्पेकुलेशन, हमने स्पेकुलेशन करा बट हमें प्रॉफिट हुआ। तो ये चारों चीजें हमारी सप्लाई होती है, फॉरेन एक्सचेंज से हमारा रिलेशन होता है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा फॉरेन एक्सचेंज रेट जो बिल्कुल खत्म हो चुका है, ठीक है, बिल्कुल कवर हो चुका है। अब इसके कुछ हम असर्शन और रीजनिंग कर लेते हैं। जैसा आपको स्क्रीन में दिख रहा होगा, हमने सीबीएसई का सैंपल पेपर है उसको उठाया हमने, यू लाइक। तो हम इसका पार्ट सेकंड बनाएंगे, पार्ट सेकंड आपको मैं बीओपी बिल्कुल कवर करा दूंगा, ठीक है बेटा। ओके, बाय बाय, टेक केयर, और बिल्कुल ध्यान से वीडियो को देखिए और प्रैक्टिस करना शुरू करिए।